आप लोगों को हेलो। सेट 11 का हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले आप आंसर्स को जरा मैच कर लो। वीडियो को अगर रोकने का मन करे थोड़ी देर के लिए रोक लो एंड देन स्टार्ट इट अप। आपके कितने सही हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन देख ले, उसके डिजिटल आंसर देख लीजिए। हम लोग मूव करते हैं उसके आंसर्स पे। अब चलिए, तुम्हारा फर्स्ट एक क्लोसेस था। क्लोसेस में लिखा हुआ है द डैश ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ। अभी इस क्लोसेस में ऑप्शंस के कैरेक्टरिस्टिक को समझिए, क्योंकि क्लोसेस में मेजर फैक्टर क्या होता है कि ये वैसा ही होता है जैसा आपका कंप्रीहेंशन होता है, वैसा ही है नेचर। पैसेज क्लोसेज है, कोई स्पेशल नहीं बनते। उसी पैसेज को जिससे कंप्रीहेंशन बनता है उसी में से कोई एक छोटा सा पार्ट लेके उसको ऑप्शन डाल के उसको क्लोसेज बना दिया जाता है। इसमें जरूरी यह है कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, कितने क्लैरिटी से हैं, कितने जाने पहचाने आपके वर्ड हैं, और उस वर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है कि हम क्लोसेज मेरा कितना इसमें से सही बनता। जैसे मैं आपको देखूं, द डैश ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ्स कैन नॉट बी डिनाइड। अब अगर तुम देखो तो मोटा मोटी इफेक्ट का मीनिंग आ रहा है। इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया को हम इनकार नहीं कर सकते। अब यहां पे तुम्हारे पास प्रोमिनेंट, और चूंकि द लगा है तो द के चलते यहां पे एक नाउन होना चाहिए था। अब अगर आप नाउन देखो तो एन तुम्हारा प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है। अब ये आप सोचोगे कि मैं कैसे डिसाइड किया। जब आप वोकैब करते हो ना तो वोकैब में मीनिंग के साथ साथ उसके 3 स्टेटस को डिसाइड करना जरूरी होता है कि वो नाउन है, कि वर्ब है, कि एडजेक्टिव है। अभी वो हेल्प करता। द लगा है तो नाउन होगा, प्रोमिनेंट एडजेक्टिव है। अब आपके पास वर्सेटाइल से ये वर्ड बना है, ऑब्सक्योर से ये बना है, एनोनिमस से ये बना है, और यूबिक्विटी एक ऐसा वर्ड है जिसको थोड़ा जानना मुश्किल होगा। ऑप्शंस मुश्किल हैं, ऑप्शंस इसके मुश्किल है। हो सकता है कि वर्सेटाइल वाला वर्ड, प्रोमिनेंट वर्ड आप जानते होंगे, ऑब्सक्योर जानते होंगे, यहां और यहां जाके फंसेंगे। यूबिक्विटी का यूबिक्विटस से बना हुआ है ये वर्ड, यूबिक्विटस, जिसका मतलब होता है जिसका प्रभाव चारों तरफ हो या जिसकी उपस्थिति सब जगह हो, वही वाला वर्ड यूबिक्विटी जाएगा। द यूबिक्विटी इन आवर लाइफ कैन नॉट बी डिनाइड, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो हर जगह व्याप्त है। इट हैज फंडामेंटली चेंज द वे वी डैश एंड इंटरैक्ट। अब तुम्हारे पास सेकेंड क्वेश्चन में वी डैश एंड इंटरैक्ट में, अभी तुम्हारे पास जैसे हम इंटरैक्ट करते हैं विद द वर्ल्ड, तो तुम्हारा आराम से ये वर्ड बहुत फिट नहीं दे रहा है। वी इंगेज विद द वर्ल्ड, वी उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना इंटरैक्ट लग रहा था। लेकिन बाकी के चारों वर्ड को देखो, बर्दाश्त करना, कल्पना करना, एंड आइसोलेट करना, अलग थलग रख देना। इंगेज का मतलब होता है हम जो दुनिया में पार्टिसिपेट करते हैं उस काम में। पीपल यूज सोशल मीडिया टू शेयर देयर डैश, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 बनने लग था। लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं शेयर देयर, तो यहां पर तो ये आसान क्वेश्चन था। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 अगर तुम ड्रॉप भी करते, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को टारगेट करते, तुम्हारा 2 एकदम आराम सही बनता। शेयर देयर इमोशंस एंड कहा गया, कनेक्ट विथ फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेज एंड इवन फॉलो देयर फेवरेट सेलिब्रिटीज, अपने सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। हाउएवर, मैंने बार बार बोला है इसको बट पढ़ना, बट अब चूंकि ये उसका इफेक्ट दिया है, बट लगाया तो कोई ना कोई निगेटिव वर्ड बोलेगा। द डैश यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज रेज कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, लेकिन सोशल मीडिया के इस अंधाधुंध यूज ने, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा वर्ड देखो तो कितने वर्ड का मीनिंग, नेग्लिजिबल हमारा कट गया, रिमोट कट गया, प्रोफाउंड भी अगर तुमको जानते होगे तो कट जाएगा।
अब उसने यहां पे दो ऑप्शन में तुमको फंसा दिया है कि रैम्पेंट लोगे या डिस्क्रीट लोगे। डिस्क्रीट का मतलब कॉशस, सावधान, और रैम्पेंट का मतलब वही अंधाधुंध। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, 3 हाथ में दिया हुआ था, 4 में भी आपके वर्ड मीनिंग को उसने टारगेट किया था। द रैम्पेंट यूज of social media has raised concern about privacy, mental health, and the spread of fake news. The to make the most of these platforms, make the most of का मतलब लाभ उठाने के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाने के लिए यूजर्स नीड टू एक्सरसाइज डैश एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर। यूजर्स को ये करना होगा, थॉटलेस कैंसिल, अनइंटरेस्टेड कैंसिल, हेजिटेंट कैंसिल, उसने फिर दो वर्ड दिया है रेकलेस और डिलिबरेट में से। अब तुम्हारे पास रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। दिया भी है तो अगर तुम डेलीबरेट, देखो अभी क्या होता है कि जैसे दो वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते हो, ये वर्ड का मीनिंग तुम जानते हो, और अगर इसका मीनिंग यहां फिट बैठे तो ऐसा नहीं है कि दोनों वर्ड फिट बैठता है और एक ज्यादा अच्छा होता है एक कम अच्छा होता है। एक के मोटा मोटी फिट होने का मतलब कि दूसरा वर्ड गलत मीनिंग का दिया हुआ है। दो आंसर्स नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप दो दो देखो, दोनों अगर आपका अननोन है तो यू शुड लीव द क्वेश्चन। लेकिन अगर एक नोन है और एक अननोन है, तो अगर ये नोन होता, अगर ये नोन है, तुमने इसको बैठाया, अगर बैठ गया तो ओके, अगर ये नहीं बैठा तो ये अननोन वाला वर्ड आंसर हो जाएगा। डिलिबरेट का मतलब सोच समझकर। It is crucial to stay informed about the latest developments and changes in the digital landscape and to use social media as a dash for positive connections. अब एज अ मीडियम और रिसोर्स में तुमको अगर तुम हटा भी दो तो मीडियम एंड रिसोर्स के लिए में से तुमको एज अ मीडियम फॉर, जरा ध्यान देना इस वर्ड को, और मीनिंगफुल कंटेंट, कंटेंट मीनिंगफुल हो, उसका मीडियम, माध्यम, या उसके उसका साधन, तो तुम्हारे पास आंसर में रिसोर्स चला जाएगा। इस क्लोसेस में 6 क्वेश्चन में से मुझे लगता है कि 4 के करीब में आपका आना चाहिए था आंसर। अगर आया है, 4 से ज्यादा आया है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। गलतियां नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग में गलतियों का स्कोप बहुत कम है। चलिए अब डबल फिलर। द डिटेक्टिव नीडेड टू डैश ऑल अवेलेबल एविडेंस। अभी एविडेंस का मतलब कि डिटेक्टिव जो जासूस है वो एविडेंस को क्या करेगा, एनालाइज ही करेगा ना। तो इधर का इग्नोर कैंसिल, इधर का ओवरलुक कैंसिल। प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। तो अभी तो एक ही वर्ड है, उसने ये देखो दिया है नन ऑफ द अबव, इसके लिए कि तुम्हारे मन में कंफ्यूजन डाले। अब वो देखो सारे एविडेंसेस को एनालाइज करे टू डैश द मिस्टीरियस डिसअपियरेंस ऑफ द वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट, कि जो मूल्यवान जो चीज, पुरानी कलात्मक वस्तु जो गायब हुई थी, उसका डिसअपियरेंस को क्या कर सके। अब अनरेवल का मतलब होता है तुम रिस्क ले सकते हो, अनरेवल का मतलब होता है टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज कर सके वो। In order to successfully navigate the treacherous mountain pass, नेविगेट का मतलब होता है किसी जगह पर जाना। पर्टिकुलरली इसको हम लोग पानी के, पानी, वाटरवेज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट ऐसे भी जनरल इस्तेमाल इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोग के मैप में नेविगेशन दिखाया रहता है कैसे कैसे जाते हो। तो जो माउंटेन पास है, जो दर्रा है, घाटी है माउंटेन वाला, वहां से जाने के लिए सक्सेसफुली द क्लाइंबर्स हैड टू डैश देयर सप्लाईज एंड डैश फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। किसी भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज के लिए तब प्रिपेयर होंगे और अपने सप्लाईज, खाने पीने की चीज को ये करेंगे। एक्सपेंड, खर्चा करना, इसी से एक्सपेंडिचर बना हुआ है। डिप्लीट, खत्म कर देना,
जरा सोचिएगा। और सेकंड वाले में तुम्हारे पास आराम से अंडर एस्टिमेट नहीं जा रहा है, प्रिपेयर फॉर। सो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत आसान था। मूव कीजिए। ये एसबीआई के पीटी में पूछा हुआ है। द आर्टिस्ट गोल वॉज टू डैश द इसेंस ऑफ नेचर इन हिज पेंटिंग। आर्टिस्ट है तो नेचर ऑफ हिज, द एसेंस ऑफ नेचर इन हिज पेंटिंग, वो तो पोर्ट्रे ही करेगा ना। अब जरा देखना, पहला वाला फिलर में मैं उसको देखूं पहले जिसको आराम से काटा जा सकता है। कैप्चरिंग द डैश ऑफ ब्यूटी, सॉरी, कैप्चरिंग द डैश ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। कैसी ब्यूटी? ऑर्डिनरी कैंसिल, आर्टिफिशियल कैंसिल। अब तुम्हारे पास क्योथिक, और अगर तुम इन 4 वर्ड्स में देखो तो यहां पे डेमिनिश नहीं बैठेगा। डेमिनिश मतलब होता है कम होना। बैंकिंग में फीलर्स नॉर्मली तुम्हारे को मैंने देखा है, मेरे अपने अनुभव से बोल रहा हूं, कि वो तुम्हारे वर्ड मीनिंग को चेक जरूर करता है। ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी लिमिट को जो दुनिया ने बना के रखा हुआ है या हमारे सेंसेस का है, उससे आगे की बात करनी या उसके आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो तुम्हारा वो जो एसेंस ऑफ नेचर है उससे आगे बढ़ के, और वो इथेरियल ब्यूटी मीन्स एकदम सबलाइम, गॉडली, ईश्वरीय। सो तुम्हारा आंसर यहां। अब ये तुम्हारा सेंटेंस अरेंजमेंट है। जब आप सेंटेंस अरेंजमेंट, मैंने शुरुआत से बोला है, जब आप सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ते हो ना, तो तुम्हारी पहले रीडिंग में वो सारे क्लूज तुमको दिखने चाहिए जो कि तुम्हारे बाद में उसको सेट करने में मदद करेगा। वो सारे क्लू तुमको दिखने चाहिए। डॉक्टर्स टेंड नॉट टू वर्क इन रूरल एरियाज। डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते रूरल एरियाज में। कारण आगे दिया हुआ है। इनफैक्ट, वास्तव में, अब इनफैक्ट जब भी लगाते हो ना, तो आप पीछे की चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हो। ठीक है। इनफैक्ट, अर्बन पब्लिक हॉस्पिटल हैव ट्वाइस एज मेनी बेड्स एज रूरल हॉस्पिटल। जो गांव के हॉस्पिटल हैं उनसे ज्यादा बेड अर्बन हॉस्पिटल में है। और वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ये बताएगा भी। 74% ऑफ डॉक्टर्स आर इन अर्बन एरियाज। 74% डॉक्टर अर्बन दैट सर्व द 28% ऑफ पॉपुलेशन। शहरी एरिया में 28% लोग रहते हैं और 74% डॉक्टर यहां हैं। और बाकी के डॉक्टर्स जो 26% हैं, वो गांव के इतने परसेंट के लोगों को, 72% लोगों को देखते हैं, तो नेचुरली उनका पूरा नहीं होता। अब ये डॉक्टर्स की कमी बता रहा है। ठीक है। डॉक्टर्स डू नॉट वांट टू सर्व इन रूरल एरियाज एंड प्रेफर अर्बन एरियाज। डॉक्टर्स गांव में नहीं काम करना चाहते और अर्बन एरियाज को प्रेफर करते हैं। तो तुम अगर ध्यान दो तो तुम्हारे डी के साथ ए का कॉम्बिनेशन अभी बैठेगा। डॉक्टर्स रूरल एरियाज में काम नहीं करना चाहते, अर्बन एरिया प्रेफर करते हैं, और वो नहीं काम करना चाहते हैं ड्यू टू दीज थिंग्स। डी के साथ है। ये पहला सेंटेंस नहीं है, ये थॉट बैठ गया है। ये अब डॉक्टर की कमी बता रहा है, और ये बता रहा है कि अर्बन हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, रूरल एरियाज में बेड्स की कमी है। ई नंबर। एडिशनली, इसके अलावे, अब ये दिया ना इसके अलावे, तो आगे का सेंटेंस बताएगा कि कौन सा और फैक्टर बात किया है जिसके अलावे ये भी डाला है। देयर एग्जिस्ट अ शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। इसके अलावे हेल्थ सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है अर्बन रूरल एरियाज में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है। तो तुम्हारा ई के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बी बैठाया, ई के साथ तुम्हारा बी बैठेगा। और चूंकि एडिशनली दिया है, तो कमी किस चीज का, तो तुम्हारे ई के पहले ए तो आएगा ही ना। वाटर की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी कमी है, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का भी खराब है, जिसके चलते वो काम नहीं करना चाहते।
तो तुम्हारा डी और ए एक साथ तुम्हारे उधर में बैठ गया। रूरल एरियाज इन इंडिया हैव अ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। अब ये तुम्हारा एफ नंबर पहला सेंटेंस हो जाएगा। अब एफ के बाद शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स बोल रहा है, और वो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स तुम्हारे पास यहां है, और ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो गया। देखो, जब आप ये बनाने के तरीके में सोचते हो ना कि हमने पहला सेंटेंस चुन लिया, ये पहला सेंटेंस तुम में से सबको मिल गया होगा, उसके बाद तुम खोज रहे होगे दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस। ये सेंटेंसेज का अगर एक ही थॉट होता, एक ही टॉपिक पे बात किया, अभी उसने बोला कि डॉक्टर की कमी है, कहीं बता रहा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो तुम सेंटेंसेज का आपस में ग्रुपिंग बैठा बैठा के एक एक जगह पे रखते जाओ, उसको फाइनल सेट मत करो। मैंने ये बनाया, मेरे को नहीं पता है कि कौन कहां है, मैंने पहले डी ए बनाया, ई भी बनाया, अब ए के साथ ई का कॉम्बिनेशन बैठ गया था तो हमने वो बैठा दिया। तुम्हारा ये पहला था और सी का थॉट इससे जुड़ रहा था, तो चूंकि ये पहला था, ये जो सी उससे जुड़ा, तो ये अपने अपने सेकंड हो गया। हमने सेकंड खोजा कहां? और जब ये तुमने देखा, तो अब ये चारों बैठाने का मतलब है कि अब तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ए पहले आएगा कि डी पहले आएगा कि बी आएगा कि एफ आएगा, ये तुमको नहीं देखना है, तुम्हारा खुद ब खुद बैठ गया। ऐसे तुम करके देखो, ये सेंटेंस अरेंजमेंट का तरीका ज्यादा आसान होता है। हम्म कॉलम कॉलम मैचिंग करना है फर्स्ट एंड सेकंड का। अब तुमको कॉलम मैचिंग में आधा सेंटेंस इधर और आधा उधर दिया हुआ है, तो तुमको ये तो देखना पड़ेगा ना। ही एक्सप्लेन्स दैट, अब आधा इधर है तो आधा इसका कहीं होगा। ही एक्सप्लेन्स दैट when scales sorry when scales are confiscated, it is important to develop protocols। अच्छा, ए नंबर का तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम अगर ध्यान दो तो ए के साथ क्यू कहीं नहीं है। ध्यान देना जरा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम ए को अभी छोड़ो, फिलहाल मूव करो बी पे। वी हैव बीन कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड, देखो तो जरा बी के साथ पी का आराम से कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो बी के साथ पी बैठेगा तो अब तुम्हारा या तो डी नहीं तो बी बनेगा। अब तुम सी को देखो, द रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द, अच्छा ये तो सी के साथ आर का तो आराम से बैठ रहा है, सी के साथ तो पी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और ऐसा नहीं था कि बी के साथ पी और सी के साथ भी पी। सो ये बहुत आसान था, आराम से बनने वाला था। इसको देखिए, स्टडीज ऑफ द कोरोना वायरस आर लार्जली, आप ध्यान दीजिएगा कि आपके ए के साथ पी का डायरेक्ट कनेक्शन बैठ रहा है, आर लार्जली फोकसिंग ऑन इट्स स्पाइक प्रोटीन। तुम बी को देखो, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टू विच देयर इज, और इज के बाद कॉमा मारा है, मतलब इधर सोफार भी कॉमा, तुम अगर सोफार को हटा दो, देयर इज नो क्लियर आंसर, आराम से बैठ रहा है। सोफार आगे और पीछे दोनों में दिया हुआ है, तो मैंने अभी पढ़ाया है ना कि एडवर्ब होता है वो। हम्म तो बी के साथ क्यू बैठा, ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, और अब जरा सी और आर को जज कर लीजिए। द जजमेंट डिक्लेयर्ड द मराठा रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जजमेंट ने डिक्लेयर किया, जज ने डिक्लेयर किया कि मराठा कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो तुम्हारा ये चारों मतलब तीनों सेंटेंस का आपस में कॉम्बिनेशन बैठ रहा था। आप ये ध्यान दो कि जब आप सॉल्व करते हो ना, तो एक होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी आपके पास है, और एक होता है थिंकिंग। तुम मैथ्स में सोचो कि हमेशा दिमाग ये सोचते रहता है
वो आप अपना पेन से लिख रहे हो, कर रहे हो। मैथ में, रीजनिंग में माइंड को एट द सेम टाइम एक्टिव करते हो। जबकि इंग्लिश में क्या होता है, हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता, हम ये नहीं जानते, हम वो नहीं जानते, हम यहां लगे रहते हैं। जितना है उतने का अगर भरपूर इस्तेमाल करो ना, जितना नॉलेज है आपके पास, जितनी अंडरस्टैंडिंग है, उतने का भरपूर इस्तेमाल, बिना ये कि आपके पास क्या नहीं है सोचे। तो आपको पता है, वंडरफुली मजेदार क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अगले पेपर के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। चलो, थैंक यू सबको।